हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज़ पुनीत गौतम। तो आ गए हैं हम सीसी की वीडियो के बाद एक और वीडियो लेकर। और इस वीडियो का हमारा जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा कोठारी आयोग। एक मिनट में इसका कलर थोड़ा, हाँ ये हाँ, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोठारी आयोग। कोठारी कमीशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो हम सभी को पता है। ये राष्ट्रीय एकता और विकास के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ा इसने, और इस कोठारी आयोग ने कितनी ही नींव रखी, कितनी ही मजबूती से इसने एनपीई 1986 के लिए अपना योगदान दिया। जी हाँ, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए कोठारी आयोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि तकरीबन हर एक सब्जेक्ट में, जी हाँ, तकरीबन हर एक सब्जेक्ट में कोठारी आयोग, एनसीएफ 2005, साथ ही साथ एनपीई 1986, और साथ ही साथ एनसीएफ के वैसे बाकी तो नहीं आते, 2005 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और आरटीई 2009, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से एक वीडियो आज मैं आपके सामने लाया हूँ कोठारी आयोग के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे सारे के सारे, और डायरेक्ट आप जिस तरह से मैंने लिखा है बस उस तरह से पॉइंट वाइज वहाँ पे जाके लिख दीजिए, और उन पॉइंट्स को जो है एलोबरेट अपनी भाषा में कर दीजिए। तो शिक्षा में एक ऐतिहासिक योगदान कोठारी आयोग के विषय में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी मैं आपको भूमिका बता दूं तो कोठारी आयोग के, अच्छा मैंने ये पूरा का पूरा ना पैटर्न वैसे रखा है जैसे आप जा करके आंसर लिखोगे, तो आप एज इट इज़ सारा, अच्छा इसमें मैंने फ्लो चार्ट्स भी यूज़ किए हैं, इसमें मैंने सब चीज़ें यूज़ की है, मतलब अब आप सीधे तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले अगर आपको बताऊं, भूमिका ये जो रहेगी वो रहेगी कि कोठारी आयोग के अनुसार भाषा सीखने से व्यक्ति के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इसी भाषा के ऊपर उन्होंने आगे चल के एक फॉर्मूला भी दिया था, उस फॉर्मूला की भी हम बात करेंगे, लेकिन उनके अनुसार जो भाषा है ना वो महत्वपूर्ण चीज़ है अधिगम के लिए। ठीक है, आगे है कि कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है जो इसे, और 1964 से 1966 जो इसकी वो समय अवधि रही है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा के सभी स्तरों में नीति और योग्यता तैयार करना, योजना तैयार करना है। माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी, चलो खैर, इसका जो प्राइमरी गोल जो रहता है ना वो देखो ना, मेन बात क्या है, जिस टाइम पे 1964 की अगर हम बात कर रहे हैं, 1964 में भारत बन रहा था, भारत अपनी बाल्यावस्था में था। तो भारत बनते बनते बहुत सी चीज़ें, सबसे पहली दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, एक कृषि एक शिक्षा, है ना। कृषि क्योंकि कृषि प्रधानता थी हमारे यहाँ पर, और शिक्षा की ज़रूरत थी। तो शिक्षा से रिलेटेड बहुत से कार्य किए गए, शिक्षा से रिलेटेड जो जितने भी कार्य किए गए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कोठारी आयोग। क्यों? क्योंकि इसके रहते बहुत से सब्जेक्ट्स जो है उसमें ऐड किए गए कि यार किस तरह से प्रणाली रहेगी शिक्षा की, किस तरह से हम इसमें सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इसलिए एक योजना बनाई गई ना कि किस तरह से पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली चलेगी। इसी योजना के लिए इस कोठारी कमीशन को जाना जाता है। तो बात करते हैं आगे अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की, तो ये अवधि यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है बाबू, ये अवधि में ध्यान दीजिएगा, ये छोटी की मात्रा रहेगी। खैर, मात्राओं का वैसे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता वहाँ पे जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देने जाते हो। खैर, गठित कब हुआ था? ये गठित हुआ था 1964 में, 1964 में बोल दिया था कि कोई दौलत सिंह कोठारी जी, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे, दौलत सिंह कोठारी जी के नेतृत्व में एक पूरी की पूरी मंडली बैठी थी कि भैया शिक्षा के लिए कुछ कार्य करिए, एक बढ़िया प्रणाली बनाकर लाइए, और बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट उनको पढ़ाना आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करना आवश्यक है। तो गठित कर दिए थे 1964 में। कितनी अवधि लगी इस पूरे आयोग को बनाने के लिए? 1964 से लेकर 1966, जी हाँ, 2 साल की अवधि लगी थी। और उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, शिक्षा प्रणाली को कैसा बनाना? सुदृढ़ बनाना। अब अगर बात की जाए इसकी संरचना, नहीं सॉरी, इसके उद्देश्य सुझावों की, कि भाई कोठारी आयोग में कौन कौन से सुझाव दिए गए थे। तो कोठारी आयोग में सुझाव दिए गए थे
शिक्षा की संरचना, एक सबसे पहला मुख्य सुझाव था उसका। शिक्षा की संरचना से अभिप्राय है 10+2 का 10+2+3 का पाठ्यक्रम, कि पहले 10th करेगा बच्चा, फिर +2 करेगा, फिर जो है 3 साल ग्रेजुएशन करेगा। इस प्रकार से उसकी शिक्षा प्रणाली रहेगी। जी हाँ, जो हम ट्रेडिशनल वे देखते आ रहे हैं ना, कोठारी आयोग ने दिया था ये। ठीक है जी। तो इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा पर, इन्होंने बहुत बल दिया था। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने क्या चीज़ें ऐड की थी? प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने बात की थी। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जी हाँ, इसकी बात भी इन्होंने ही कर दी थी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि मुफ्त, जैसे कि आपको पता है कि यार आज की डेट में 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री है। एलिमेंट्री एजुकेशन तक आपकी कोई भी फीस नहीं लगती। तो वो कोठारी आयोग के अंडर ही आया था सबसे पहले। हाँ, ऐसा हो सकता है, देखो अलग अलग वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब आई थी, कौन सी चीज़ कब आई थी, बट अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो ना तो उसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, क्योंकि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2009 से भी जोड़ा जाता है कई बार, लेकिन इसमें भी जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर आता है माध्यमिक और उच्च शिक्षा में क्या कार्य थे जी कोठारी आयोग के। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में क्या कार्य थे? अच्छा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण कार्य पता क्या था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि शोध और विज्ञान पे जोर दिया गया था। जी हाँ, कि बच्चों को जो है विज्ञान विषय पढ़ाइए। विज्ञान विषय के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, जी हाँ, व्यावसायिक शिक्षा। अगर आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल कोर्सेज माने कंप्यूटर होता है ना, होता है ना। और कंप्यूटर के साथ साथ ही वो क्या कहते हैं, आईटीएस होता है, ऑटोमोबाइल होता है, और होम साइंस होता है कहीं कहीं पे, और आर्ट होता है ना। ये सारे सब्जेक्ट जो है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और कोठारी कमीशन ने सबसे पहला सुझाव दिया था कि भैया माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को लाया जाए भाई। ठीक है। और ये सारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए सारी की हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप शिक्षा से रिलेटेड पॉइंट डाल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो बाल केंद्रित शब्द जो है वो ला दीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नोट में गिना जाता है, इस वजह से कह रहा हूँ। खैर, आगे चलते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में इन्होंने बात की कि भैया चलो, हम शिक्षा तो प्रदान कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो उस शिक्षकों का दर्जा सुधारना, जी हाँ, शिक्षकों का जो मान सम्मान था या फिर इम्पोर्टेंस थी, वो कहीं ना कहीं डूबती जा रही थी। तो उसको कोठारी कमीशन ने मजबूत किया और शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण स्थान समाज में प्रदान करवाया। अन्य सुझाव क्या रह गए थे उनके? अन्य सुझाव तो जो थे वो थे कि एक तो महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है। शिक्षा प्लस रोजगार पर ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत विकास, राष्ट्रीय चेतना पे भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। और सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए व्यक्ति की, कि भाई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो समाज को एक सभ्य समाज बना सके, क्योंकि आइडियल सोसाइटी जो रहेगी वो आइडियल सोसाइटी फिर आगे आइडियल फ्यूचर के लिए भी आवश्यक रहेगी। तो ये कुछ सुझाव उनके थे। हालांकि उनके सुझाव तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उसको प्रिसाइज कर दिया है और सिर्फ 5 पॉइंट में आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, 5 पॉइंट भी नहीं है, और भी थोड़े बहुत सुझाव जो मैंने रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव था वो यहाँ पे देखिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव जो उनका था वो था त्रिभाषा सूत्र। देखो, अब देखो कोठारी आयोग का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले हमने बात की कि भैया इन्होंने कौन सी विज्ञान साइंस को जोड़ा। ठीक है, हाँ जी जोड़ा, ठीक है जी। मैथमेटिक्स पहले से ही इम्प्लीमेंट था हमारी सोसाइटी में, एजुकेशन सोसाइटी में, कि भैया मैथमेटिक्स तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। अच्छा, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी, माने आर्ट जोड़ा या कंप्यूटर जोड़ा या कुछ भी जो मतलब तात्कालिक समय में या आधुनिक समय में व्यावसायिक शिक्षा का एक आधारभूत ढांचा हो सकता है ना। आईटीएस ले लो, चाहे अब हाँ होता है ना, समय समय के आधार पर हमारी ज़रूरतें अलग अलग होती है, तो वैसे ही बस इन्होंने उस समय के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा कुछ और होगी, आज के आधार पर कुछ और होगी। ठीक है। तो व्यावसायिक सब्जेक्ट भी जोड़ा, तो हम उसको कंप्यूटर लेके चलते हैं। देखो, साइंस भी आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, साथ ही साथ इन्होंने डाला त्रिभाषा सूत्र कि भाई 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएगी? एक मातृभाषा, जैसे संस्कृत हमारे हिमाचल में होती है, या पंजाबी पंजाब में होती है, उर्दू इत्यादि, जो मतलब एक मातृभाषा होती है ना बच्चे की, उसको पढ़ाया जाएगा जी। हालांकि मातृभाषा संस्कृत नहीं हो सकती, कौन सी हो भी सकती है यार, खैर इस डिबेट पे नहीं जाएंगे। खैर, उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी, एक मातृभाषा, एक हिंदी, एक इंग्लिश, टू बी प्रिसाइज।
हिंदी और इंग्लिश। हाँ, उन्होंने एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं लिखा था कि हिंदी ही पढ़ानी है, इंग्लिश ही पढ़ानी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में हिंदी जो है वो एक मातृभाषा के रूप में भी देखा जाता है कुछ कुछ जगहों पर, है ना। तो हिंदी को तो कंपलसरी कर ही दिया। अंग्रेजी इसलिए कंपलसरी कर दी कि भैया टारगेट लैंग्वेज है, हालांकि कंपलसरी नहीं है, आज भी अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, पर समय की मांग को देखते हुए इंग्लिश जो है इसमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा, और क्या सुझाव दिए? रचनात्मकता एक सुझाव है। रचनात्मकता मतलब सोच में रचनात्मकता होनी चाहिए बच्चे की। उसको ऐसी पढ़ाई करवाओ कि वो एकदम रचनात्मक तरीके से सोचे, किसी भी विषय को रचनात्मक तरीके से सोचे। फिर है आलोचनात्मक सोच, कि बच्चा ना किसी चीज़ को सही 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 से सही ना बोलता रहे, उसकी अपनी सोच भी हो। वो ये भी सोचे कि भैया ये चीज़ जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये कार्य सही है कि नहीं है, इसके मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए। ये आलोचनात्मक सोच होती है। फिर आता है कार्य अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम, कि भैया एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जो बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड पे होगा। हमने पढ़ा था ना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ रखी है तो ये सब चीज़ें कुछ उसमें पॉइंट आते हैं कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो उसमें पॉइंट आती है। इवैल्यूएशन होता है लास्ट में, है ना। तो वो जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग तो बच्चों को हम दे रहे, पर अप्लाइड वाली जो उसमें पॉइंट है ना, एप्लीकेशन, वैसा कार्य अनुभव पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की। ठीक है। फिर आता है शिक्षा पर व्यय। शिक्षा पर व्यय कैसे होगा, क्या चीज़ें कैसी चलेगी, ये सब चीज़ें, ये सारे सुझाव कोठारी आयोग ने दिए थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात विशेषताएं की करें तो विशेषताएं जैसे हमने पीछे जो जो हमने पढ़ा ना उसी को ही हम विशेषताओं में डालेंगे भैया। जैसे पहला है समग्र शिक्षा में सुधार। समग्र होता है व्यापक स्वरूप शिक्षा को व्यापक स्वरूप देने की बात इसमें करी गई थी कि भैया जी अगर शिक्षा हम पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को तो उसका आलोचनात्मक चिंतन बढ़े, उसका रचनात्मक सोच बढ़े। इसको बोलते हैं समग्र, एकदम व्यापक चीज़ उसको पता लगे। ऐसा ना हो कि वो फालतू फालतू चीज़ें पढ़े जा रहा है और उसको कहीं आगे जाके ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ना कर पाए, है ना। उसके बाद दूसरा है 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, जो हमने अभी अभी डिस्कस करी। फिर है विज्ञान और तकनीकी शिक्षा। ठीक है, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है वो आज के समय में सभी को पता है। तो उसमें आधुनिकता थी, अगर इसको हम यहाँ से हटाकर आधुनिकता की बात करें, और उसकी क्या विशेषता थी कि व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था उन्होंने कि भैया व्यावसायिक शिक्षा दो बच्चों को। ठीक है। और साथ ही साथ क्या उन्होंने बल दिया था कि सामाजिक विकास करे बच्चों का। शिक्षा जो है वो उसको कन्वर्जेंट ना कर दे, उसको डाइवर्ट करे। आई एम सॉरी, डाइवर्ट नहीं, डाइवर्जेंट करे उसकी सोच को खुला करे कि भैया हम बच्चा एक साइड भी सोच पा रहा है, दूसरी साइड भी सोच पा रहा है। बच्चे में ना आत्मानुभूति का एहसास हो, एम्पैथी की भावना हो उसके अंदर, इसलिए उसमें सामाजिक विकास होना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव भी रखी थी इस कोठारी का योग ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की नींव रखी थी इसने कि भैया अब जब इतने सारे सुझाव दे दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा, एक प्रॉपर चैनल रहेगा। उस चैनल को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसने एक मजबूत नींव रख दी गई थी उसके द्वारा। फिर आता है लास्ट जो है बट नॉट लिस्ट, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र से क्या होगा, देखो त्रिभाषा सूत्र यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण रह गया था, क्योंकि सिर्फ मातृभाषा को ना याद रख के बच्चों को और भाषाएं सीखने का भी मौका मिल रहा था, और साथ ही साथ मातृभाषा तो उसमें ऐड थी ही थी, है ना। इसलिए त्रिभाषा सूत्र जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसके बाद अगर सीमाओं की बात की जाए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर हमने एक अच्छे वाला पहलू की बात की गई तो अब बुरे वाले पहलू की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक संसाधनों की कमी। फॉर ऑब्वियस उस टाइम बच्चा उस टाइम जो हमारा देश था वो अपनी बाल्यावस्था में था, वो बच्चा ही था, मतलब बढ़ रहा था, बन रहा था। तो आर्थिक संसाधनों की कमी तो होगी ही उस टाइम पे हर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर है ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्या क्या रहेगी भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था यार। वहाँ पे शिक्षक भेजना ही बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। फिर आती दूसरी व्यावसायिक शिक्षा की कमी, कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर तो दे दिया, पर क्या हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा को करने के लिए संसाधन हैं? क्या हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा को देने के लिए शिक्षक है? क्या हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा को क्या हमारे पास व्यावसायिक आई एम सॉरी फॉर दैट, एक कॉल आ गई थी यार, हट जा यार। हाँ,
क्या हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए पूरे उचित संसाधन है कि नहीं है उस समय में। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी सीमाओं में। अब अगर सीमाओं की बात करें तो समय खपत, कि भैया जिस प्रकार की शिक्षा की बात कोठारी आयोग कर रहा है उस प्रकार की शिक्षा में समय बहुत लग रहा है, तो इस वजह से ये भी एक उसकी सीमा थी। फिर है सीमा में अधिक सैद्धांतिक, कि भाई बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक हो चुकी थी ये बातें, फिलोसफिकल ज़्यादा हो चुकी थी बातें एज कंपेयर टू कि धरातल में ये चीज़ें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो व्यवहारिक नहीं थी, ये सैद्धांतिक ज़्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें एग्जांपल देखो, एक पॉइंट मैं बताता हूँ, मैं जो भाषा नीति की कठिनाइयाँ है ना, यहीं पे मैं पॉइंट बताता हूँ कि सैद्धांतिक रूप से तो सही लग रहा है कि यार 3 भाषाएं पढ़ानी है हमने, लेकिन 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 क्या कर्नाटक के बच्चे को हिंदी समझ आ पाएगी? है ना, मुश्किल कार्य है। हाँ आ जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत टाइम लगेगा, आ जाएगी, बट मुश्किल रहेगा ना। क्या हिमाचल के बच्चे को कन्नड़ समझ आ जाएगी? फिर अगेन आ जाएगी, लेकिन मुश्किल कार्य रहेगा। तो सैद्धांतिक तो थी ही थी, पर लेकिन व्यवहारिकता में थोड़ी सी कमी थी, और भाषा नीति की कठिनाइयाँ भी आपके सामने रख दी गई। फिर आती है सिफारिशों की बात, सुझावों के क्रियान्वयन की बात, कि जितनी भी सिफारिशें दी गई वो उस समय में क्या क्रियान्वित रही, क्या उसके ऊपर सारा कार्य किया गया, जिस प्रकार की सिफारिशें थी उस प्रकार का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, पर नहीं हो पाया ना, क्योंकि उस समय में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, उस समय में बहुत सारी चीज़ें अपने उसमें थी, डिप्रिसिएशन में थी, क्योंकि बन रहा था ना। तो विकासशील भारत, हालांकि आज भी विकासशील ही है, पर उस समय से लेकर जो कार्य करना शुरू हुआ वो आज लगातार चला हुआ है। इस वजह से भी ये भी एक पॉइंट रहता है। तो अगर हम आगे बात करते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, निष्कर्ष की बात अगर करते हैं, तो देखिए कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयोग था जी, था, बिल्कुल था। देखो हमने अगर इतनी सीमाओं की बात की तो उसमें विशेषताएं भी तो थी ना यार। त्रिभाषा सूत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ थी। और अच्छा, इसने शिक्षा के सभी स्तरों का व्यापक अध्ययन करके उनसे रिलेटेड अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे भैया, ठीक है। पर ये वही जो मैं बार बार कहता हूँ, एक सिक्के के दो पहलू। पर सभी सुझावों को धरातल स्वरूप प्राप्त करवा पाना भी उतना मतलब उस समय पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी ना, इतनी संसाधनों की कमी थी, तो नहीं करवा पाए, उनको धरातल स्वरूप प्रदान नहीं करवा पाए। अनेकों सुझावों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे सुझावों को, बहुत से सुझावों को धरातल स्वरूप प्रदान हुआ। हाँ, आज के समय में उस समय की जो सोच थी डीएस कोठारी साहब की, वो आज के समय में पूर्णतः जो लागू हो रही है, और बहुत अच्छी सोच है, इसको माना जाता है। तो कोठारी का आयोग का जो ये वीडियो थी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। और साथ ही साथ इस कोठारी आयोग को आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।